गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें डायमेंशनल प्रॉपर्टी की हमें चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सो आप जब कोई कैलकुलेशन करते हो तो वो वक्त पे हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, सो व्हेन यू आर डीलिंग विद द कैलकुलेशन, ओके, एट द टाइम you need to convert one of the unit into the another unit like meter to centimeter, meter to kilometer. Okay, the method used to accompany is this called फैक्टर लेबल मेथड। इसको हम फैक्टर लेबल मेथड बोलते हैं, या फिर यूनिट फैक्टर मेथड बोल सकते हो, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस बोल सकते हो। तो ये तो बात हुई डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, नाउ ये डायमेंशनल प्रॉपर्टी या फिर एनालिसिस बोलो, ठीक है, उनके जो एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वन, सबसे पहला, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच। कोई एक मेटल का पीस है 3 इंच का है, रिप्रेजेंटेड बाय इंच, लेंथ उसकी दी गई। ठीक है, मेटल का पीस है 3 इंच उसकी लेंथ है। ठीक है, नाउ व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। उसकी लेंथ सेंटीमीटर में क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, सो सबसे पहले हमें पता है बच्चों कि ये मैंने देखो ऑलरेडी आपको बता दिया है प्रीवियस सेशन में, ठीक है, 2-3 सेशन पहले, कि भाई इंच और सेंटीमीटर के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। 3 इंच क्वेश्चन में दिए भाई, 3 इंच का कितना सेंटीमीटर, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंच मल्टीप्लाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच। ओके, तो वो जो बन जाएगा, ठीक है, 7.62। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 3 multiplied by 2.54, just a minute, 3 multiplied by 2.54, तो ये आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। ओके, 7.62 सेंटीमीटर। ओके, वो हमारा आंसर होगा। ओके, दैट वुड बी द आंसर। तो हमने क्या किया भाई, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट, सॉरी, इंच को सेंटीमीटर में वी हैव कन्वर्टेड। ओके, then next question, a jug contains 2 liter of milk। एक जग है जिसमें 2 लीटर मिल्क भरा हुआ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है भाई इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें पता होना चाहिए कि भाई 1000 लीटर जो होता है, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये सर कहां से आया, ये ऑलरेडी देखो मैंने आगे बता दिया है। अब सिस्टम इंटरनेशनल वाले सेशन में देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 2 लीटर दिया गया है, उसका कितना मीटर क्यूब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 2 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाय 1000 कर लो आप, करने की जरूरत नहीं है पर तो भी मैं दिखा देता हूं भाई। 2 डिवाइड बाय
1000, तो ये हो जाएगा 0.002, ओके, 0.002 मीटर क्यूब। या फिर उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करो तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है। पॉइंट को आपको ट्विस्ट करना है, किस तरफ ट्विस्ट करना है, तो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जा रहे हो, ठीक है, तो पावर नेगेटिव आएगा। सो 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days, ओके, 2 days में कितनी सेकेंड्स होती है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि भाई 1 डे में कितनी सेकंड होती है। सो 1 डे इज इक्वल टू 86400 सेकेंड्स, कितनी होती है, 86400 सेकेंड। तो 2 days में कितनी, क्वेश्चन मार्क रख देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 86400 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो 2 × 86400 कर दो तो भाई 172,800 सेकेंड, या फिर उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो वो पॉइंट जो है लास्ट में से, मतलब कि राइट में से 800 के बाद पॉइंट होता है, वो पॉइंट अभी लेफ्ट में आता है, लेफ्ट में आएगा तो पावर पॉजिटिव आएगा। सो 1.72 × 10⁵ सेकेंड, ठीक है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय, हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8640, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8640, तो ये आंसर हो जाएगा 172,800, ठीक है, 172,800, ठीक है, दैट वुड बी आवर आंसर। आप इसमें भी लिख सकते हो या फिर साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको कन्वर्ट करने का बोले तो वो हमें आना चाहिए, ठीक है। देन ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो सेशन, ठीक है। वो यस्टरडे जो बीच में लेग आ रहा था, देयर वाज अ इश्यू, ओके, तो उसकी वजह से वो रह गया था, ठीक है। अभी हम चैप्टर 1 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, केमिकल कॉम्बिनेशन उसके कुछ लॉ है, उसकी हम बात करने वाले हैं 1 by 1, ओके। सो द फर्स्ट वन, फर्स्ट लॉ इज दी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक एक करके हम लॉ पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 ऐसे। सो द कॉम्बिनेशन, सबसे पहले तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है भाई, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय फ्यू बेसिक लॉज। जब भी कोई एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होके कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है। व्हाट आर दैट लॉज, ओके, कौन से लॉ है, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, एक एक करके हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये क्या है भाई, किसने दिया है, ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय लेवोइजर एंड टेस्टेड बाय लैंडॉट, ओके। किसने दिया था, लेवोइजर ने दिया था, और किसने टेस्ट किया था, लैंडॉल्ट, ओके। क्या है ये, इसकी बात करेंगे। लो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लो, ये लो के मुताबिक द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म, ओके। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। once again according to this law the mass can neither be created nor be destroyed in a balanced chemical reaction or a physical reaction, but one form is changed into the another form which is called as a law of conservation of mass. Once again mass can neither, मेरे साथ बोला करो, mass can neither be created nor be destroyed but it can convert one form into the another form, okay. This is stated as a conservation of mass, okay. यहाँ पे भाई साहब एंटोनी वान लेवोइजर का फोटोग्राफ आपको दिया गया है भाई, ठीक है, वो कैसे दिख रहे थे वैसे, ठीक है। सो इफ द रिएक्टेंट्स आर completely converted into the product,
देन द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट। आपने एक रिएक्शन देखी है भाई, यहाँ पे देखो एरो ऊपर दिया गया है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, दोनों के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, उनके जो मासिस होते हैं वो इक्वल होते हैं भाई, ये लॉ के हिसाब से हमें स्टेट करना होता है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इट। सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैंने अभी बोला, पर वो इट वाज इन द रिटन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में दिया गया है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इफ द रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड देन द रिलेशनशिप विल बी, अगर पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है, ओके, तो रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा भाई। तो देखो फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is equal to total mass of the product plus total mass of unreacted reactant। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे हम करेंगे भाई, टोटल मास जितना प्रोडक्ट बना उतना, और कितना रिएक्टेंट बच गया है रिएक्शन के बिना, विदाउट रिएक्शन जो रिएक्टेंट बचा है वो, और जो प्रोडक्ट बना है दोनों का एडिशन कर दो तो वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। एग्जांपल में देखो H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, 2HCl is going to be formed। मास इन ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, क्लोरीन, एक क्लोरीन जो होता है उसका 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन है, 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 71 हो जाएगा, ठीक है। सो 2HCl जो हमें दे रहा है तो उसका 1 प्लस 35.5, एक का 2 आगे लगा दो, बिकॉज बैलेंसिंग के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 71, 2 प्लस इंटू नहीं सॉरी प्लस करो तो वो 73, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट की ओर 73 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड अप हो रहा है। तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो देखो 1 प्लस 35.5, 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, ठीक है, तो वो 35.5 प्लस 1 वो 36.5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 करो तो वो 73 ग्राम, मतलब कि दोनों ओर, फिर वो रिएक्टेंट हो या फिर वो प्रोडक्ट हो, ठीक है, दोनों और मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कैसे हुए, इक्वल, ठीक है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। देन लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसके दो नेम है, याद रखना है, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन या फिर उसको आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोल सकते हो। किसने दिया था भाई, तो के प्राउस्ट, ठीक है, भाई साहब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जोसेफ प्राउस्ट, ओके, बढ़िया लुक दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय द जोसेफ प्राउस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या स्टेट कर रहा है, अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन from different sources but the ratio of each component remains same। आप कोई भी सोर्स में से कंपाउंड को ऑब्टेन कर रहे हो कहीं से भी, सपोज मैं अमोनिया जो है वो एक जगह से मिल रहा है मुझे, अमोनिया दूसरी जगह से मिल रहा है कोई और सोर्सेस में से, ठीक है, तो उनका जो बनने का जो मेथड है, उनका जो रेशियो है कंपोनेंट का बाय वेट, ठीक है, वो सेम रहने वाला है भाई। दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन। आपने कौन से मेथड से उसको बनाया है या फिर वो कौन से सोर्सेज से मिल रहा है, ओके, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उनका जो मास बाय वेट है उसका जो रेशियो रहने वाला है वुड बी द सेम, ओके। देखो एग्जांपल, अमोनिया लिया हुआ है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑलवेज कंटेन्स 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम नाइट्रोजन का होगा भाई, ठीक है, एंड 1 नाइट्रोजन एटम होगा, ठीक है, एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। या फिर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई 17 ग्राम ऑफ NH3 ऑलवेज कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 7 प्लस 7 कर दो आप, 7 टू जा 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 प्लस 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो 14 प्लस 3 मतलब 17 हुआ, ठीक है, तो वो इक्वल होने वाला है, ठीक है।
नाउ एग्जाम्पल, वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। वाटर जो है अलग अलग सोर्सेस है भाई उसके, ठीक है, यू कैन गेट इट फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट सोर्सेस, देयर लॉट वाटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट सोर्सेस। ओके, ये हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो बट जो यहाँ पे देखो सोर्सेस में से हम मिल रहा है पानी, बट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल रिमेन सेम, कहीं से भी आपको पानी मिले, ठीक है, पर उसका जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो सिमिलर रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि H2O जिसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो तो 2 का हाफ 1, 16 का हाफ 1, 8, सो 1 हैज टू 8, 1/8 होगा उसका जो प्रपोजन रेशियो है, ठीक है। तो फिर वाटर जो मिल रहा है सी वाटर में से मिल रहा है या फिर वो टैप वाटर में से मिल रहा है, रिवर वाटर नदी का पानी हो, गंगा जल हो भाई, रेन वाटर हो, ठीक है, पर सभी में ये 1/8 का जो प्रपोजन है, ठीक है, दैट विल बी मेंटेन्ड। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोजन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके, देन और एक एग्जांपल है, प्राउस जो भाई साहब थे, ठीक है, प्राउस भाई साहब वर्कड विद द 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल के साथ उन्होंने काम किया हुआ था, ठीक है। एक जो था नेचुरल ओरिजिन, मतलब कि कुदरत में से सीधा उनको मिला गया था, एंड अदर इट वाज सिंथेटिक जो लैब में बनाया गया था, ठीक है। सो उसका देखो यहाँ पे पूरा टेबुलेटेड फॉर्म दिया गया है हमें, ठीक है। नेचुरल सैंपल परसेंटेज ऑफ कॉपर 51.35, सिंथेटिक में भी 51.35, देन परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने है भाई 9.74, दोनों में वेदर इट इज नेचुरल और सिंथेटिक, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 38.91, 38.91 दोनों में, फिर वो कुदरत में से मिला हुआ हो या फिर लैब में बनाया हुआ हो, ठीक है। दस इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड, ही कंक्लूडेड, हम नहीं भाई, ही कंक्लूडेड दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज, कहीं उसका सोर्स नेचुरल है सिंथेटिक है, देयर आर टू डिफरेंट सोर्सेज, a given compound always contains the same elements combined together in same proportion by mass। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है भाई, वेदर इट इज अ नेचुरल सैंपल और द सिंथेटिक सैंपल, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोजन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन, तो ये जो मल्टीपल प्रपोजन लॉ है किसने दिया है, तो भाई साहब ऊपर ही बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरे ऊपर बैठे आप देख सकते हो, जॉन डाल्टन। तो डाल्टन भाई साहब जो थे उन्होंने मल्टीपल प्रपोजन का लॉ दिया गया है, सो इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the combined mass of one element which combine with the fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। मतलब कि सपोज दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहा है और वो दो एलिमेंट मिलके दूसरा कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, तो उसमें दोनों कंपाउंड बनाने के लिए कुछ सिंपल फिक्स रेशियो होगा उसका, ठीक है, दोनों का। तो वही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन। उसका एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एज वेल एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तब हमें दो टाइप्स के दो कंपाउंड मिलते हैं, एक है H2O विच इज कॉल्ड वाटर और दूसरा है H2O2 विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या प्रपोजन है दोनों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हम देखते हैं। देखो, when hydrogen used to combine with oxygen, 2 ग्राम of hydrogen, 2 ग्राम of hydrogen when combined with 16 ग्राम of oxygen, तो वो वाटर जो बना रहा है 18 ग्राम, ठीक है। 2 + 16 करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो आगे का लो भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है 18 ग्राम।
सो हाइड्रोजन जब 2 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो 18 ग्राम ऑफ वाटर हमें दे रहा है। वेयर एज हाइड्रोजन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन उसको हम चेंज नहीं कर रहे, दैट इज रिमेनिंग सेम, बट ऑक्सीजन को डबल अप कर लिया हुआ है। ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज टू कंबाइन विद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड 34 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मासेस ऑफ ऑक्सीजन वो चेंज हो रहा है भाई, दैट इज 16 इन वाटर, वाटर के अंदर 16 ग्राम है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर 32 ग्राम है। ठीक है, सो हियर द masses of oxygen that is 16 gram and 32 gram which combined with a fixed mass of hydrogen 2 gram bear a simple ratio that is 16:32, और इसको आधा कर दो तो 1:2 आ जाएगा भाई। ऑक्सीजन का 1 प्रपोजन ले लो तो आपको पानी में काम में आ रहा है। ठीक है, और उसका ऑक्सीजन का 2 प्रपोजन ले लो, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। वेयर हाइड्रोजन का जो प्रपोजन है इट विल रिमेन 2 ग्राम 2 ग्राम। सो 2 ग्राम 16 ग्राम, उसका आधा कर दो भाई, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, 2 ग्राम 32 ग्राम का आधा कर दो, सो 1:16 हो जाएगा। ठीक है, सो what is the weight of oxygen required for, just a minute, okay, your question I'll be taking, okay, don't worry about it. So यहाँ पे जो सिंपल रेशियो है, okay, that would be the 16:32, इसको सिंप्लीफाई कर दो और ठीक है तो 1:2 का हो जाएगा फॉर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन। ओके, देन द नेक्स्ट लॉ that is Gay-Lussac law for the gaseous volumes. When you are talking about the volume or the gases, at that time the Gay-Lussac law will be applied. Joseph Louis Gay-Lussac has given this particular law. उनका फोटोग्राफ भी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, you observe that when the gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature or pressure. क्या लो है, जब गैसेस कंबाइन होते हैं कोई केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो वो भी सिंपल रेशियो बाय इट्स वॉल्यूम कंबाइन होते हैं भाई। उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी सिंपल फिक्स रहता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो वो बनाएगा 100 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 100 + 50 करके 150 नहीं लिखना है भाई। ठीक है, वो तो मास में बात थी, वॉल्यूम का नहीं। ठीक है, so 100 ml of water vapor is going to be formed. Okay, thus the volumes of hydrogen and oxygen which combine, that is 100 ml for hydrogen and 50 ml for oxygen, where a simple ratio of 2:1. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो सिंपल फिक्स रेशियो था, okay, that is 2:1. So Gay-Lussac discovery of integer ratio and volume relationship is actually the law of definite proportion by volume. ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, वहां पे मास था, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। दिस लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज विथ रिस्पेक्ट टू मास। आगे जो लॉ हम पढ़े, ठीक है, इट वाज रिलेटेड टू द मास, और यहाँ पे जो बात हुई, ठीक है, जो Gay-Lussac ने बात की थी, इट वाज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। ओके, सो द Gay-Lussac law was explained properly by the work of Avogadro, which has been given in 1811. Okay, so that's all for today. Okay, मैंने आप सभी को बोला था कि मुझे व्हाट्सएप करिए आप सभी। ठीक है, कुछ बच्चों का व्हाट्सएप आया हुआ है, और व्हाट्सएप में क्या आपको लिखना है, योर नेम एंड योर स्कूल। ओके, आपकी स्कूल कौन सी है, थर्मल से हो, गोधरा से हो, ठीक है, वो आपको लिखना है, और आपका नाम। ठीक है, आपको सिर्फ इतना मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में करना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कौन से बच्चे कौन सी स्कूल के हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डाउट सेशन।